नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। नवनिर्माण एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, संविधान का अगला टॉपिक लेकर मैं आया हूं आज, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। जो दोनों टॉपिक हमने पूरे करा दिए हैं, इन दोनों टॉपिकों में अंतर क्या है, यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न बनता है मित्रों। इसको मैं आपको अच्छी तरह कराता हूं और आप अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इधर है मौलिक अधिकार, इधर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आप पहली बार क्लास कर रहे हैं तो कृपया पहली क्लासेस हमारी कर लें। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको पूरा नाम कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, और इनको अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 तक रखा गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और इसके भी सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। तो ध्यान रखना है आपको, मौलिक अधिकारों के भी पहला अनुच्छेद 12 और इसका पहला अनुच्छेद 36, दोनों में राज्य की परिभाषा है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, अंतर क्या है दोनों में। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार बेसिकली नागरिकों के लिए हैं, जनता के लिए हैं। मैं यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं है, तो ये जनता के लिए हैं। मौलिक अधिकार जनता के लिए हैं, नागरिकों की, जनता के लिए हैं, व्यक्तियों के लिए हैं मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य के लिए, राज्य के लिए निर्देश, राज्य के दायित्व हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के दायित्व होते हैं। ये मौलिक अधिकार जनता के लिए होते हैं और राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका मतलब है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों को न्यून किया जाता है, छीन लिया जाता है, कम किया जाता है, उन पर कोई रोक लगाई जाती है, तो वह व्यक्ति उस बॉडी के या उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने निर्बंधन लगाया है न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को तुरंत जारी करवाएगा। पहली बात हो गई, ये मैंने आपको समझाया कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। इसका मतलब ये हो गया कि न्यायालय इन्हें जारी करवा सकता है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, पहला। दूसरा बात हुई है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू कराने के लिए व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि इनमें प्रारंभ में ही कहा गया है कि इनको सरकार नीति बनाते वक्त ध्यान में रखेगी, राज्य नीति बनाते वक्त ध्यान में रखेगा, ये राज्य के दायित्व होंगे। लेकिन इनमें कुछ बातों को यदि पूरा नहीं किया गया है तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता और न्यायालय इन्हें जारी कराने के लिए निर्णय नहीं दे सकता, कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि इन्हें तभी जारी किया जाएगा जब सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे, उसकी क्षमता होगी, उसके पास पैसे होंगे। तो याद रखना है, ये जनता के लिए हैं, ये राज्य के लिए हैं। इन्हें प्रवर्तित कराया जा सकता है, इन्हें प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 37 में उल्लेख है इस बात का कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा जारी नहीं कराया जा सकता है। याद रखना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये कि इन्हें न्यायालय के द्वारा जारी नहीं कराया जा सकता। दूसरी बात, मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। हर लगभग मौलिक अधिकार में कहा गया है कि राज्य किसी के भी साथ मतभेद नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसे कदम नहीं उठाएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को समान अवसरों से नहीं रोकेगा। इस तरीके से बार बार इसमें कहा गया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है, क्योंकि बार बार कहा गया है कि राज्य अपने दायित्वों को पूरा करेगा, राज्य नीति इस तरीके से बनाएगा, राज्य सिविल संहिता जारी करेगा,
एक समान वेतन के प्रयास करेगा राज्य। ये सारी चीजें हैं, मैंने कल की क्लास में पढ़ाई भी थे। तो वैसे आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि ये सकारात्मक है और ये नकारात्मक होते हैं। तीसरी यहाँ पे अगली जो बात आती है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, क्यों रखे गए हैं संविधान में मौलिक अधिकार, ऐसी क्या बात है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। यहां पर देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। याद रखना है आपको, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये सामाजिक एकता लाने का प्रयास करते हैं, ये आर्थिक लोकतंत्र आर्थिक एकता लाने का प्रयास करते हैं, समानता लाने का प्रयास करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा। 4, आपातकाल में क्या होगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपातकाल में इन्हें निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लग सकती है आपातकाल के दौरान, लेकिन इन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, कभी रोका नहीं जा सकता है। अगली बात, इन पर निर्बंधन लग सकता है। इन पर निर्बंधन वही हो गया रोक। ये कानूनी रूप से मान्य है, इनको कानून के द्वारा मान्यता दी गई है। ये नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, ये नैतिकता के स्तंभ हैं। नैतिकता के आधार पर, राजनीति के आधार पर इनको दिया गया है मान्यता। देखिए, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। हमने कहा ये व्यक्ति के लिए है, जनता के लिए है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वैयक्तिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये वैयक्तिक हैं। और ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन, ये वैयक्तिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये सामाजिक है। ये सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ये सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, पूरे समाज के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये सामाजिक हैं। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत हैं। यहाँ पे गलती हुई थी मित्रों। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया मित्रों। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या होता है, मैंने नोट डालकर 1, 2, 3, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट और लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे अगली क्लासों में समझने के लिए। एसआई वाले बच्चे तो जो सब इंस्पेक्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गौर से समझ लेना। 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ मित्रों, 1971 में हुआ। और यदि आपने पहली क्लासेस की हैं और मैं यहाँ पर ये डाल रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, ये तो मैंने बता दिया। इसके द्वारा कौन से बदलाव किए गए, क्या किया गया मित्रों, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, मैं समझ जाऊंगा कौन बच्चा ठीक से क्लास कर रहा है। 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। केशवानंद भारती केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, वो 1973 में आया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान को बहुत बड़े हिस्से में परिवर्तन किया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में एक वाद आया था, इसमें निर्णय आया था। यहाँ पर इनका उल्लेख मैंने इसलिए किया है कि इन उल्लेखों में, इनमें कुछ ना कुछ, सब में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जरूर कहा गया है। 25वें में भी क्या कहा गया, केशवानंद भारती में क्या कहा गया, ये आपको मैं पता नहीं होगा, मैं बताऊंगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ बदलाव किए गए। मिनर्वा मिल्स में एक निर्णय दिया गया था, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा क्या हुआ था। जो अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक होगा ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में नहीं रखे गए हैं, और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक होंगे उसमें। ठीक है मित्रों,
तो मेरा अनुमान है आपको ये ठीक से समझ में आया होगा। मित्रों, आपको हमारे प्रयास कैसे लगते हैं हमें बताइएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद मित्रों।